Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, playgroup to class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the champions. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. लोकसभा चुनाव की डुगडुगी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने जनपद के निर्वाचन कार्यक्रम को भी जारी कर दिया है. उन्होंने बताया कि 6वें चरण में जनपद की 2 लोकसभा सीटों आजमगढ़ व लालगंज के लिए 12 मई को मतदान संपन्न होगा. मतगणना 23 मई को की जाएगी. उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी होगी. नाम निर्देशन 23 अप्रैल तक होगा. नामांकन पत्रों की जाँच 26 अप्रैल तक की जाएगी. 26 अप्रैल को नाम वापसी की तिथि मुकर्रर की गई है. उन्होंने कहा कि जनपद में फ्री, फेयर व फेयरलेस चुनाव संपन्न होंगे. इसके लिए समस्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं. मतदाताओं को भी जागरूक करने का काम होगा. उन्होंने बताया कि जनपद में मतदान के कुल 2305 बूथ व 3943 मतदेय स्थल बनाए गए हैं. दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप व व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान स्थल पर शौचालय, बिजली, पानी व शेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. समय सारणी जारी कर दी गई. जो टाइम टेबल हमें प्राप्त हुआ है आप जानते हैं, उसके अनुसार जनपद आजमगढ़ की 2 लोकसभा सीटों का निर्वाचन की प्रक्रिया 16/4/2019 को अधिसूचना के साथ शुरू होगी. 16/4/2019 को दोनों लोकसभाओं के आरओ द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी की जाएगी और 16/4 से नामांकन पत्रों को स्वीकार किया जाएगा. नामांकन पत्र प्राप्त करने की तारीख 23/4/2019 है. उनकी जांच की तारीख 24/4/2019 है. नाम वापसी हेतु अंतिम तारीख 26/4/2019 है और मतदान 12/5/2019 को होगा. सभी सीटों के साथ जनपद आजमगढ़ की भी दोनों
लोकसभा सीटों की काउंटिंग 23/5/19 को होगी। फ्री, फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन कराने के लिए माननीय आयोग ने निर्देश दिए हैं और जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तौर पर तैयार है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की जो भागीदारी है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपके माध्यम से जन जन तक यह संदेश पहुंचना जरूरी है कि हर मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करे, निर्भीक होकर करे, तटस्थ होकर करे, नैतिक रूप से करे, अपने विचारों के अनुसार अपना मत अवश्य दे, कोई किसी को बाधित न करे और किसी भी दशा में कोई किसी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास न करे। की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कुल 3943 पोलिंग स्टेशन है और 2305 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। जिन मतदाता बूथों पर पीएस पर 1400 से ज़्यादा वोटर हो गए हैं, वहाँ हम ऑक्सिलरी बूथ भी बना रहे हैं और आयोग को हमने माननीय आयोग को प्रस्ताव भेजा है। जिला प्रशासन ये प्रयास करेगा माननीय आयोग के निर्देशानुसार, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, कि जनपद के प्रत्येक मतदाता को मतदान का समान अवसर रहे। पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए जो दिव्यांग मतदाता जिनको हम कहते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। खास करके जो जिनके पैर नहीं चल रहे हैं, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज जिनकी है, उनके लिए प्रत्येक बूथ पर चिन्हित किया जा रहा है। जहां पर भी वो ऐसे मतदाता हैं वहां पर रैंप विशेष करके ध्यान रखा जा रहा है और उनको व्हील चेयर की सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे। हमारे यहाँ कुल 28,000 ऐसे दिव्यांग मतदाता वर्तमान समय में हैं और उनका हम चिन्हांकन कर रहे हैं कि कौन सा मतदाता किस कैटेगरी के हैं। माननीय आयोग ने अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था के लिए कहा है, जहां पर शौचालय, बिजली, पानी और शेड सब जगह नहीं होगा तो हम उस दिन टेंट की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन शौचालय, पानी और बिजली हम हर जगह कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार अब 98% पोलिंग स्टेशंस पर पानी की व्यवस्था हो चुकी है। लगभग 2% ऐसे हैं जहां भी हैंडपम्प्स खराब थे, उनकी गहन मॉनिटरिंग प्रतिदिन हमारी हो रही है और दैनिक प्रगति उस पर हम ले रहे हैं। डीपीआरओ को हमने इस काम के लिए डिप्यूट कर रखा है कि हर जगह शौचालय फंक्शनल रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जनपद की दोनों लोकसभा सीटों पर आगामी 12 मई को वोट पड़ेंगे। फ्री, फेयर व फेयरलेस चुनाव के दावे के बीच जिला प्रशासन ने बताया कि जनपद में इस बार कुल लगभग 1,32,000 नए मतदाता बढ़े हैं, जिनमें लगभग 87,818 महिला मतदाता हैं। मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने की मुहिम को जारी रखा जाएगा। ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण भी मतदाताओं को दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि इस बार सभी बूथों पर वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा व मतदान को फ्री, फेयरलेस व फेयर बनाने के लिए एक हेल्पलाइन और एक ऐप जारी किया गया है। माननीय आयोग के निर्देशानुसार आप जानते हैं कि हमारे जनपद में अभी हाल में पुनरीक्षण हुआ है मतदाता सूची का। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप हमारे जनपद में कुल 1,32,000 नए वोटर बढ़ाए गए हैं, जिसमें 87,818 महिला मतदाताओं की वृद्धि हुई है। और हमारा महिला मतदाताओं का जो रेशियो पहले बहुत ही खराब था, अब आप लोगों ने भी इस बात को मैंने देखा कि मीडिया ने समय समय पर लोगों को जागरूक किया, हमारे कर्मचारियों के प्रयास से वह जेंडर रेशियो कुछ सुधरा है। हालांकि अभी इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी सतत पुनरीक्षण चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति का नाम अभी भी दर्ज नहीं हुआ है या नाम किसी का गलत कट गया है तो वो अपना सतत पुनरीक्षण में फॉर्म 6 भर करके अपना नाम अपडेट करा सकता है।
1,32,000 मतदाता हमारे यहाँ बढ़े हैं। इस समय 34,97,000 के करीब मतदाता हमारे पूरे जनपद में हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे और जिसमें हमने जैसा आप बताया कि 87,000 तो महिला वोटर्स हमारे जनपद में बढ़ाई हुई हैं। युवा वोटर का हमारा परसेंटेज थोड़ा कम है, 0.95% हमारा एज कोहर्ट के अनुसार 18 से 19 वर्ष के वोटर हैं, जिनकी संख्या लगभग 48,000 के कारण रहा हो अपना मत डालने में थोड़ा पीछे रहे हैं। जहां प्रदेश में लगभग 60% औसत टर्नआउट रहा है, इस जिले में 55-56% ही मतदाता अपना वोट कास्ट किए हैं पिछले चुनाव में। इस बार हम आपके माध्यम से इतनी जागरूकता करना चाहते हैं कि हर मतदाता अपना वोट अवश्य डाले, क्योंकि 5 साल में आने वाला यह एक अवसर है जो जरूर और समान रूप से सबको मिलता है। उसमें प्रत्येक मतदाता को अपना वोट जरूर डालना चाहिए और जिससे ये हमारा मतदान का प्रतिशत 55 से बढ़कर के 65 और 70 के बीच में जाए। इसके लिए हम स्वीप का कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, जिसमें आप लोग समय समय पर देखें। मतदाता जागरूकता का प्रोग्राम बहुत अच्छा इस ज़िले में किया गया है और अब इसे हम बूथ लेवल तक भी कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर हम चाहते हैं कि ये लोग जागरूक हों। इसके लिए हमने BLOs को, ग्राम विकास अधिकारियों को, स्थानीय लोगों का एक ग्रुप बनाया है जो लोगों को में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। इस मतदान की एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि EVM के साथ VVPAT भी प्रयोग किया जा रहा है। VVPAT जैसा कि आप लोगों के बीच एक दिन हमने प्रदर्शन किया था, हो सकता है कुछ साथी आपके न देख पाए, हम दोबारा फिर करेंगे। हम मतदाताओं को, कार्मिकों को, समाज के हर वर्ग को VVPAT के बारे में सुशिक्षित करना चाहते हैं, सुशिक्षित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण का हमारा लगातार चल रहा है, हर वर्ग को हमने बताया है और लगातार अभी कार्यक्रम हमारा चलेगा, जिससे कि EVM के बारे में वो अभ्यस्त हो जाए कि वोट कैसे कास्ट करना है। वो इस बात पर भी आश्वस्त हो जाए कि जो वोट कास्ट कर रहे हैं वो वहीं पड़ रहा है जहां उन्होंने डाला है। इसीलिए VVPAT माननीय आयोग ने इंट्रोड्यूस किया है। इस बार हर बूथ पर VVPAT का प्रयोग होगा। और हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार माननीय आयोग ने 1-2 हेल्पलाइन जारी की हुई है। दो तरीके, एक तो MCC वायलेशन के लिए C-Vigil को इंट्रोड्यूस किया है। C-Vigil एक ऐप है जो कोई भी व्यक्ति उससे हमें फ़ोटो खींच करके सीधे भेज देगा और 100 मिनट के अंदर हमें उस पर रिस्पांस करना है। हमने क्या कार्रवाई की ये हमें डिटेल माननीय आयोग को भी बताना है। और 1950 हमारा हेल्पलाइन है जो टोल फ्री है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी इस नंबर पर मिलाकर कर सकता है। अभी हमारा 24/7 फंक्शनल है। कोई भी फ़ोन करके कोई जानकारी करेगा, वहाँ हमने ऑपरेटर्स रखे, अधिकारियों को हमने ड्यूटी लगाई है, वो अधिकारियों को प्रॉपरली ब्रीफ किया। उसमें किसी प्रकार की जानकारी लोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा नाम नहीं है, अभी भी नाम जुड़ सकता है, जैसा कि माननीय आयोग के निर्देश से लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक किसी व्यक्ति का नाम बढ़ सकता है। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई निगरानी टीमें गठित की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखने के लिए व्यय व अनुरक्षण हेतु प्रत्येक विधानसभा में कुल 3 टीमें गठित हुई हैं। सोशल मीडिया, अफवाहों व झूठी खबरों पर भी नजर रखते हुए कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 70 लाख लोकसभा में है और व्यय के लिए हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहेंगे कि 70 लाख की सीमा में व्यय करना है। किसी भी प्रकार के अनफेयर मीन्स को पकड़ने के लिए 3 प्रकार की टीमें गठित हैं। पहली जो है वो विधानसभा वार, प्रत्येक विधानसभा में तीनों टाइम चलाने के लिए 3 टीमें प्रत्येक विधानसभा में फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से हैं, FST। और प्रत्येक विधानसभा में 3 SST बनाई गई हैं, स्टैटिक सर्विलांस टीम। और प्रत्येक विधानसभा में एक वीडियो सर्विलांस टीम बनाई गई है, VST। इनका काम है कि ये टीमें आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे, किसी भी प्रकार का के अनफेयर मीन्स को डिटेक्ट करेंगी
और वो डेली हमें रिपोर्ट करेंगी। जो भी वीडियोस प्राप्त होंगे उसको एनालिसिस करने के लिए हमने टीम बना रखी है, जो वीडियो व्यूइंग टीम के नाम से होगी। ये व्यय पर अनुवीक्षण करने के लिए है, उनके व्यय को देखने के लिए, किसी प्रकार से अनफेयर मीन्स का लोग उपयोग न कर सकें। पैसा बांटना या सामान देना या किसी भी प्रकार से, या खर्चे तो कर रहे हैं, खर्चे में शामिल नहीं कर रहे हैं। इस बीच सभी पार्टियां जितनी भी होंगी उनको अपने व्यय का विवरण देना पड़ेगा। सोशल मीडिया के बारे में ये कहना है कि ये भी मीडिया का एक प्रकार है, आचार संहिता से भी प्रभावित है। हमारी एक कमेटी है जिसको हम MCMC कहते हैं, मीडिया सर्टिफिकेशन की कमेटी। तो इसका काम है कि जो भी विज्ञापन होंगे जो आपके यहाँ अखबारों में छपेंगे उनका सर्टिफिकेशन करना, और सोशल मीडिया पर भी अगर कोई चीज़ प्रसारित करना चाह रहा है तो उसको परीक्षण करना। और सोशल मीडिया पर हमारी एक अलग एक्सपर्ट टीम उसी में नामित है, जो वॉच रखेंगे। किसी भी प्रकार से उसका हमें देना पड़ेगा क्या कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रचार प्रसार अनुमन्य नहीं होगा जिससे कि लोगों में जाति विद्वेष फैले, धार्मिक विद्वेष फैले या उन्माद फैले। आचार संहिता का अनुपालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होगा। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर जिले को 26 जोन व 53 सेक्टरों में बांटा गया है। पूरे जनपद में भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती रहेगी। अफवाह व झूठी खबरों को फैलाने वालों पर निगरानी रखने के लिए कई मॉनिटरिंग टीमें बनाई गई हैं। ये दोनों फ्रंट पे हमारी सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। हमारे पास काफ़ी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स भी आनी है और उसको हम व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे। सर, जैसे अफवाहों को रोकने के लिए सर क्या करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ ऑलरेडी साइबर क्राइम सेल बना हुआ है जिसमें एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी है। हम सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इस तरह के जितने भी सोशल कोई ब्लॉग हो, साइट्स हो, उसको हम ऑलरेडी मॉनिटर कर रहे हैं। अगर किसी भी आदमी ने फेक आईडी से अगर कोई आईडी क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट से, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, उसको हम भेज देंगे। या र्यूमर अगर फैलाता है तो ये कानून का अपराध है, हम उसके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, उसको ट्रैक करके उसको जेल भेजेंगे। इसकी सख्ती से निगरानी हम कर रहे हैं। अवैध शराब और असलहों पे हमारी पिछले 15 दिन में बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। हमारे रेड्स जारी रहेंगे। न तो अवैध असलहे यहाँ रहने देंगे और न अवैध दारू। जेल से जो काम चल रहा है, जेल पे हमारी निगरानी है। कुछ नंबर इंटरसेप्शन पे लिए गए हैं, जेल को हम मॉनिटर कर रहे हैं। सर, कुछ अपराधियों को जिले से बाहर करने की भी तैयारी की जा रही है। देखिए, आवश्यकता पड़ने पे हम करेंगे, इस तरह की बात मेरे संज्ञान में ही है। लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो निश्चित रूप से ये आदेश जो है डीएम साहब के संज्ञान में लाके किया जाएगा। और मतदाताओं को जो धमकाने वाली बात होती है, इस तरह की बात अभी संज्ञान में नहीं आई है। कुछ लोगों को हम मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इस तरह के कौन से लोग हैं जिनको लालच में या भय के कारण उनके मत को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे लोग आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है। इस तरह की जैसे बात संज्ञान में आएगी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए, टेक्निकल इशू है, या इस जेल डिपार्टमेंट को देखना है। अदरवाइज जो हमारे एंड पे हो सकता है हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला जनपद है, तो जिस तरह से विगत 2014 के लोकसभा चुनाव में जो भी चीजें हुई थी मुलायम सिंह यादव को लेकर, तो क्या लगता है 2019 में उसको कैसे आपने? देखिए, निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, तमाम लोगों पर आपराधिक मुकदमे उसको किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी? आपराधिक मुकदमे जिनके खिलाफ है, हम लोगों ने, हम और डीएम साहब जा करके डिस्ट्रिक्ट जज साहब से पर्सनली मिल करके उनके ट्रायल को एक्सपेडाइट करने की बात कही है। और जो उनके मुकदमे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जिसके खिलाफ NBW है, NBW का कंप्लायंस हुआ है, काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो थोड़े बहुत NBW रह गए हैं उसका हम उनको रेड कर रहे हैं, वो भागे हुए हैं, शीघ्र गिरफ्तार होंगे। फर्नीचर की दुकान पर काम कर रहे युवक द्वारा अपना पारिश्रमिक मांगने पर युवक की पहले तो बंद कमरे में पिटाई की गई और बकाया पैसा मांगने पर मालिक पर बाइक सवार कर्मचारी को कार से कुचलकर मारने का आरोप परिजनों ने लगाया है। इस मामले में पुलिस ने एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। पुलिस 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है।
जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तरबकाजी निवासी 35 वर्षीय रमेश विश्वकर्मा की मौत पर परिजनों ने उसके मालिक पर गाड़ी पर टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजन प्रदीप विश्वकर्मा ने कहा कि मृतक महेंद्र गिरी के यहाँ नौकरी करता था और अपना बकाया पैसा मांगने गया था। बकाया पैसा महेंद्र गिरी ने नहीं दिया, जिसके बाद विवाद होने पर पहले रमेश की दुकान में बंद कर पिटाई की गई। फिर मालिक ने अपनी कार से युवक की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से रमेश विश्वकर्मा की मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी है। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने दुकान के मालिक महेंद्र गिरी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसा हुआ कि उनके यहाँ कुछ पैसा वगैरह बाकी रहा होगा, तो इन्होंने मांगने गया तो क्या किया कि लोग शटर में बंद करके उसको पहले मारे भी थे और बाद में वो 8:30 बजे के करीब बाइक लेके निकला। वो उन्हीं की बाइक थी जो कि बिना नंबर की थी, ठीक ना, उनको दिए थे चलने के लिए 10 दिन के से। तो वो क्या किया कि वहाँ से वो निकला, वो बोला कि हम जा रहे हैं थाने पे रिपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी गाड़ी से आके उसको टक्कर मार दिया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। और फिर भी पुलिस वाले उसको लेके गए जिला अस्पताल और रास्ते में उनको कंफर्म हो गया कि वो मृत्यु घोषित कर दिया। थाने में मुकदमा हम लोग सुबह दर्ज किए हैं। मामला ये है कि बच्चा किसी के काम करता था गोसाईगंज महेंद्र गिरी के पास, वहाँ से वो निकला है उनके दुकान से। उनका कहना है कि 100 रुपया की हमारा बच्चा उसको दिया है। उसके बाद रास्ते में उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उस गाड़ी से मतलब उसको मारा गया है। तो कितनी उम्र रही होगी बच्चे की? बच्चे की उम्र होगी 38 साल का, मान के जाइए। अच्छा 30 है। कितना पैसा कभी रहा होगा बाकी की क्या है? भाई उसके बारे में बता नहीं सकते। वो मतलब 1-1.5 महीना से उसके पास थाने पे गए थे क्या? जी थाने पे गया था मैं। हाँ, तो क्या हुआ? थाने पे FIR हुआ है। अभी गया कि नहीं? पकड़ा गया वो। क्या नाम है? उसका नाम है महेंद्र गिरी। हाँ। क्या करता है वो? फर्नीचर की दुकान है, शोरूम है। एक्चुअली ये कैसा जहाँ पे ये कांड हुआ है, ये मेरे बड़े भाई लगते थे जिनकी मौत हुई है, मेरे पापा जी के लड़के हैं। ये जहाँ पे काम करते थे उन्हीं ने इनको मरवाया है। उनके इधर गए थे पैसे मांगने के लिए, जो भी अपना था काम। कितना पैसा रहा होगा तभी? जो भी सर रहा होगा। वो काम करने के लिए गए थे, वहाँ पे उनको दुकान में बंद करके मारे, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। और उनको पता चला है कि उनके ही गाड़ी से उनको I-10 से उड़ा दिया गया है और उनकी मौत हो गई आज से। तो फिर कहाँ गए आप लोग? क्या फिर हम लोग वहाँ से 100 नंबर जो है उनको अस्पताल पे लेके आई, ये तहसील अस्पताल पे। फिर इसके बाद वो वहाँ से रेफर किया तो सदर जा रहे थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अधीक्षक के अनुसार परिजनों ने सड़क हादसे में मौत की तहरीर अज्ञात के खिलाफ दी थी। अगर आरोप लगाया जा रहा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पता लगाया जा रहा है कि युवक अगर नौकरी करता था तो किस रूप में और कितना रुपया बकाया था। 6-7 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ था। मेन सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था, एक मोटरसाइकिल और कार के बीच में। उस समय उन लोगों ने जो तहरीर दी थी, उन्होंने ये तहरीर दिया था कि ये एक्सीडेंट का मामला है और अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था। अगर आज वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या है, तो निश्चित रूप से उसको हम विवेचना का बिंदु बनाएंगे और विवेचना में जो भी तथ्य आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं नेटवर्क। जी हाँ, चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाए जाने का काम शुरू हो गया। कार्यक्रम की घोषणा के कुछ ही देर बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन के लिए गठित 8 टीमें 8 प्रहर एक करते हुए काम में जुट गईं। न अंधेरा देखा गया न रात। सदर तहसील क्षेत्र में SDM सदर पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने राजनीतिक व चुनाव से जुड़े समस्त होर्डिंगों, बैनरों, पोस्टरों को उखाड़ फेंकने का काम किया। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि जनपद में 24 घंटे के अंदर सारे बैनरों, पोस्टरों को हटवा दिया जाएगा। जागरूक राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि खुद ही अपनी प्रचार सामग्रियां हटाने में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पूरी कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। आप जानते हैं कि जनपद आजमगढ़ काफ़ी बड़ा जिला है। यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज फुल फ्लेज इसी ज़िले में है। यह एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो शुरू हो गई है। माननीय आयोग के समय सारणी जारी करने की डेट यानी कि कल 5 बजे से ही आचार संहिता प्रवर्तन में आ गई।
आप अवगत हैं कि हमारे जिले में भी माननीय आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता को लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ये आचार संहिता का पालन कल से शुरू हो गया, लगातार हटाए जा रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर ये सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा तो रात में ही हट चुके हैं और लोगों से हम अपील करते हैं लोग स्वयं हटा लें। और अब इतना मतदाता जागरूक हो चुका आम आदमी कि वो जानते हैं कि उनको हटाया जाना, खुद भी हटा लेते हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि जाति, धर्म तथा प्रलोभन देकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित न करें। उन्होंने यह भी कहा कि अपने प्रत्याशियों तथा एजेंटों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के बारे में बताएं। राजनीतिक दलों का दायित्व है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें। उन्होंने कपड़े का बैनर और पोस्टर लगाने का अनुरोध किया। बताया कि इस बार चुनाव में प्रत्येक बूथों पर वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बार चुनाव के समय वोटर मतदाता पर्ची के साथ मतदाता पहचान पत्र के 11 अन्य विकल्प, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य केंद्र सरकार के सेवायुक्त फोटो पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई, एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायक एवं सांसदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में से किसी एक को साथ लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज अनिवासी भारतीयों के पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विजय चंद्र श्रीवास्तव सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने जिला महिला अस्पताल में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 11 मार्च से 15 मार्च तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी व आशा द्वारा डोर टू डोर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 0 से 5 वर्ष तक के 6,52,865 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। पल्स पोलियो दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के 6,52,865 बच्चों के लक्ष्य के सापेक्ष 3,46,465 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई, जो लगभग 54% है। यह पिछले पल्स पोलियो अभियान से लगभग 2% अधिक रहा। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय, डॉक्टर वाई.के. राय, डॉक्टर विनय यादव, डॉक्टर यूबी चौहान, डॉक्टर गणेश नायर आदि मौजूद रहे। जो छूटे हुए बच्चे हैं उसके लिए 11 से 15 तक डोर टू डोर ड्राप पिलाने का अभियान चलाया जाएगा। नहीं तो कहते रहा ना कि हमारा मेन लक्ष्य ये है कि आज सब माताएं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बच्चों को बूथ तक ले आवें। जब तक उनके अंदर ये भावना नहीं होगी कि हमको स्वयं बच्चों को, अपने बच्चों को इम्यूनाइज करना है, तब तक ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। तो हम लोगों का मेन स्ट्रेस है कि आज बूथ पर लोग आवें, निकल के आवें। किसी कारणवश अगर कुछ लोग बच्चों को नहीं ले आ पाए तो उसके लिए सरकार ने 11 से 15 तारीख तक घर घर जाके पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा है।